हमारा संसदीय लोकतंत्र भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इस यात्रा के अंदर हमने लगातार लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है। लोकतंत्र में लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। ये प्रतिनिधि संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह रहे, पारदर्शिता रहे, इसके लिए आपका भी सहयोग रहा है। आपके सहयोग से ही आज हम जवाबदेही, पारदर्शिता तरह संस्थाएं चला रहे हैं और इसलिए ये संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए संसद जो लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, उसकी जिम्मेदारी है कि देश की जितनी चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूरी हो। सदनों के अंदर जितना जनता की कठिनाइयां, अभाव, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, इसके लिए हमारा प्रयास है कि सभी पीठासीन अधिकारी सामूहिक रूप से मिलकर इसकी व्यापक कार्य योजना बना रहे हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1921 के अंदर शिमला में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन हुआ था और 100 साल बाद फिर शिमला के अंदर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और इस 75 साल की संसदीय लोकतंत्र की यात्रा में हम कहां तक इन लक्ष्यों को पूरा कर पाए और उसी के साथ 75 अलग अलग कार्यक्रम की योजना भी बनाई जाएगी, जिसमें हमारी सबसे लोकतंत्र की छोटी सबसे इकाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही संस्था पंचायत से लेकर संसद तक की जितनी भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, वो नगरपालिका हो, विधानसभाएं हो, पंचायत हो, जिससे डायरेक्ट जनता निर्वाचित कर कर भेजती है, उन्हीं सभी संस्थाओं के 75 कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी। इसी वर्ष पब्लिक अकाउंट कमेटी के भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसको लेकर 4-5 दिसंबर को दिल्ली में पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उनके कुछ महत्वपूर्ण सदस्य, पीठासीन अधिकारी और पूरे विश्व के महत्वपूर्ण देशों के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनों का भी एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी की 100 साल की यात्रा पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ देश के युवा, महिलाएं विधानमंडलों, संसदों में सक्रिय भागीदारी बढ़े,
लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी बढ़े, इसके लिए भी देश के अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं और महिलाओं पर विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे और उसी के साथ विश्व की लोकतांत्रिक संस्थाएं, वहाँ की पार्लियामेंट में जो युवा और महिलाएं हैं, उनका भी विश्वव्यापी एक सम्मेलन भी आयोजित करने की कार्य योजना है। इस 75 साल के इस 75 कार्यक्रम का हमारा मकसद एक ही है, तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त, मजबूत, जवाबदेही, सदन चलाने की एक व्यापक कार्य योजना, नीचे तक की संस्थाओं में सदन चलाने के लिए एक एसओपी की एडवाइजरी भी हम बनाएंगे, जिसको जो राज्य, जो संस्थाएं अपनाना चाहें अपनाएं, और उसी के साथ साथ सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों में इसी तरीके के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। कल मेरा इस प्रतिष्ठित संस्था विधानसभा विधान परिषद में सभी मान्य सदस्यों से मिलना हुआ था। कर्नाटक का एक लोकतंत्र का एक समृद्ध इतिहास रहा है और प्राचीनतम लोकतंत्र की अगर नींव रखी गई है तो कर्नाटक में रखी गई है। इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया में लोकतंत्र भारत की जननी है। हम आज़ादी के बाद का लोकतंत्र नहीं बात कर रहे। हमारे कार्य में, हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों, विचारों में हमेशा लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि गांव के अंदर आज़ादी के पहले भी इसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होते थे, निर्णय होते थे, सामूहिक रूप से निर्णय होते थे। उन निर्णयों को सारा गांव मानता था। इसीलिए लोकतंत्र की यात्रा हमारी प्राचीनतम है। इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और जवाबदेही बनाएं, ताकि इनके माध्यम से देश की जनता का कल्याण हो सके। ये बात सही है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में सदन में जिस तरीके से हंगामा, बेल में आना, तख्तियां लहराना, सदन में गतिरोध पैदा करना, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसलिए समय समय पर सभी पीठासीन अधिकारियों ने भी, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, संसदीय कार्य मंत्रियों ने, प्रतिपक्ष के नेताओं ने, सभी दलों के नेताओं ने समय समय पर सदन में अनुशासन, शालीनता, गरिमा बनी रहे, इसके लिए व्यापक चर्चा संवाद की है। हम भी इस शिमला होने वाले 100 साल के सम्मेलन में फिर से इस सदनों के अंदर शालीनता बनी रहे, अनुशासन बना रहे, संसद विधानमंडल की गरिमा बनी रहे, क्योंकि सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं जब आदर्श रूप से चलेगी तभी हम तमाम देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में
एक आदर्श संस्था का मार्गदर्शन कर पाएंगे। इसलिए हमने विचार किया है कि इस 75 साल होने पर फिर एक बार देश भर के पीठासीन अधिकारी, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी दल के नेता, उनसे भी विचार विमर्श हो, ऐसा भी प्रस्ताव हम शीला ने पीठासीन अधिकारियों के बीच में रखेंगे और उसमें जब जो निर्णय होगा, उन निर्णयों के आधार पर देश भर में 75 कार्यक्रम अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग प्रदेशों के द्वारा आयोजित किए जाएंगे और एक पारदर्शी जवाबदेही लोकतंत्र बने, इसके लिए सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के पीठासीन अधिकारी सार्वजनिक चर्चा कर परिणाम लाएंगे। इन सारी चीजों में विशेष रूप से आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं कि मीडिया भी सकारात्मक रूप से इन संस्थाओं के संदेश जनता तक पहुंचाए, क्योंकि मीडिया के सकारात्मक संदेश से संसदीय व्यवस्था के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। हमारी यही कोशिश है कि इन संसदीय प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रति लोगों का और विश्वास बढ़े और भरोसा बढ़े। इसके लिए भी हम सामूहिक रूप से कुछ फैसले करेंगे, निर्णय करेंगे। मुझे आशा है सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हमारी अपेक्षाओं के अनुसार सदन को चलाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि के व्यवहार और आचरण से ही सदन की गरिमा बढ़ेगी। इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने में हमारे जनप्रतिनिधियों की भूमिका ही महत्वपूर्ण है, सभी दलों की भूमिका ही महत्वपूर्ण है, चाहे सत्ता हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे एक दल का सदस्य हो। हम जब सामूहिक रूप से कुछ फैसले करेंगे, निर्णय करेंगे और पुराने फैसलों और निर्णयों को एग्जीक्यूट करेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित परिणाम आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सर, मैं राजीव मिश्रा राजस्थान से। मेरे दो सवाल हैं सर। लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही और सक्रिय भागीदारी की आप बात कह रहे हैं। एक ट्रेंड हम भी देख रहे हैं कि सदन में आजकल देर तक सदन चलता है। जो युवा सांसद हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है, तो क्या इससे सदन की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है? और इस संदर्भ में आप विधानमंडलों को भी कोई संदेश देना चाहेंगे? लोकसभा के अंदर पिछले 5 सत्रों के अंदर सदन की प्रोडक्टिविटी अधिकतम रही। कोविड संक्रमण के होने के बाद भी हमारे माननीय सदस्य देर रात तक सदन में बैठे, निर्धारित समय से ज्यादा सदन चला। चौथे सत्र के अंदर जब कोरोना संक्रमण वायरस बहुत तेजी से था, उसमें भी माननीय सदस्यों ने देर रात तक सदन में बैठकर 167% सदन की प्रोडक्टिविटी रही, सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। हम इसी तरीके के वातावरण बनाना चाहते हैं, चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो,
चाहे पंचायत हो, चाहे नगरीय हो, सब में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रहे और सदनों की प्रोडक्टिविटी बढ़े। कर्नाटक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। हालांकि विधानसभा में विरोध हुआ और कल हमारे जो स्पीकर है विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी साहब, उन्होंने भी अपनी बात स्पष्ट रूप से कल सदन में कही थी। तो इस संदर्भ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में आपका क्या राय है? कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी लाने का काम सरकार करती है। जब सरकार कोई विधेयक लाती है, पीठासीन अधिकारियों का दायित्व होता है कि उस पर चर्चा करे, संवाद करे, सक्रिय भागीदारी है। एजुकेशन पॉलिसी पर जो कुछ भी निर्णय फैसले हुए वो सदन में आपने देखे, और हमारा काम किसी की पॉलिसी और किसी विधेयक को लाने का नहीं। हमारा काम जो सरकार विधेयक लाती है या जो पॉलिसी लाती है, जिस चीज पर सरकार और प्रतिपक्ष आपस में सहमत बन जाते हैं, बीएससी के अंदर सहमति बन जाती, उन मुद्दों पर चर्चा कराते हैं। कर्नाटक प्रदेश ने पहली एजुकेशन पॉलिसी लाई है, मेरी जानकारी में आया है, और इस पर लंबी डिबेट भी हुई है, चर्चा भी हुई है। सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया है। ये अनुमान बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि देश में नई एजुकेशन पॉलिसी आना चाहिए, और नई पॉलिसी आई है। निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आएंगे। डिस्टर्बेंस के विषय के अंदर आपका कहना है कि कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा इसमें मानना है कि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। सदन में जितने भी माननीय सदस्य हैं, इन सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि सदन में डिस्टर्बेंस न हो, डिबेट हो, और इसके लिए एक अच्छे वातावरण बनाने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष जहां पर सहज रूप से ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की रचनात्मक रूप से भी बनती है कि वह सदन में डिस्टर्बेंस की जगह डिबेट करे, चर्चा करे, मुद्दों पर बात करें, अपनी बात को कहें, सरकार उसका जवाब दे। ऐसी स्वस्थ परंपराएं हमें सदनों में लागू करना चाहिए। इसके लिए हम समय समय पर सभी दलों से व्यापक चर्चा, संवाद करते रहते हैं। लोकसभा हो या राज्यसभा या राज्यों में विधानसभा हो, विधान परिषद, इनमें जो डिस्कशन हुए, जो क्वालिटी वाला वो डिस्कशन था, वो आजकल नहीं देखने को मिला। जिस तरह की जो प्रोडक्टिविटी, ये बात सही है, आपकी चिंता का विषय है कि हमारे विधेयकों पर जो चर्चा होनी चाहिए, जो क्वालिटी की चर्चा होनी चाहिए, ज्वलंत मुद्दों पर जो चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए हमारी गुणवत्तापूर्ण चर्चा हो, अच्छी क्वालिटी की चर्चा हो, सारगर्भित चर्चा हो। और इसके लिए संसद ने प्राइड, हमारी जो संस्था है, उसके माध्यम से एक कार्य योजना बनाई है कि देश के जितने भी विधान मंडल हैं या जो भी चुनी संस्था हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी क्षमता संवर्धन के लिए एक प्रशिक्षण हो। जब कोई विधेयक आए तो उसके विधेयक आने के पहले उसकी प्री चर्चा हो,
विधेयक आने का कारण, जानकारी, विधेयक के लाभ, सब उसकी प्री डिबेट भी हम करते हैं, जिसको कहते हैं सेशन लाते हैं, जिसमें एक्सपर्ट आते हैं, अपनी बात कहते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइब्रेरी जो समृद्ध ज्ञान और जानकारी के तहत पूरे विश्व में एक समृद्ध लाइब्रेरी है, हमारी संग्रहालय है, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले 6 महीने के अंदर देश की संसद में जितनी डिबेट चर्चा हुई है उनकी दोनों भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अंदर एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, जिस डेटाबेस को मेटा डेटा के तहत नाम से, सब्जेक्ट से कभी भी हमारी विधानमंडल एक्सेस कर पाएंगे। आने वाले समय के अंदर विधानमंडल और संसद की लाइब्रेरी को आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि विधानसभा के अंदर या विधानमंडलों के अंदर जो अच्छी डिबेट होती है उसको भी देख सकें। कई राज्यों के बजट के बारे में जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिल सके। आने वाले समय के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर देश के विधानमंडल और संसद की सारी कार्रवाई आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, और उसकी जानकारी के आधार पर माननीय सदस्यों को पूर्ण जानकारी मिलेगा, पूरा ज्ञान मिलेगा, और उसके पुराने वरिष्ठ लोगों के अनुभव, डिबेट पर चर्चा का लाभ आने वाले माननीय सदस्यों को मिलेगा। हमारी कोशिश है कि हम सभी माननीय सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाएं। इसके लिए हमने एक व्यापक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आने वाले समय इसके परिणाम मिलेंगे। स्पीकर साहब, आपको लगता है कि विरोधी दल, जो भी विरोधी दल होते थे, वो जनता की समस्या को लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानमंडल में डिस्कशन करते थे? मेनली अपोजिशन पार्टीज का रोल बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल आपको कहीं लगता है कि अपोजिशन पार्टीज उस डिबेट को ऐसे मोड़ रहे हैं या उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, लोकसभा हो या विधानमंडल में हो, कहीं पे? अब इस भारत के लोकतंत्र की ये विशेषता है कि सहमति, असहमति, पक्ष विरोध, मत मतांतर, यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। और ये जितनी जीवंत रहेगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन हर डिबेट, हर चर्चा संसदीय मर्यादा से होना चाहिए, ये हमारा निश्चित रूप से आग्रह रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। प्रयास किए जा रहे हैं कि तमाम चुनावी प्रतिनिधियों को एक साथ लाया जाए, उस पर चर्चा हो, एक हल निकले। और कर्नाटक के स्पीकर ने भी कोशिश की थी कि इस पर सेशन हो, लेकिन विपक्ष ने नहीं माना इस बात को। तो क्या ये विषय महज एक विजन रहेगा, या फिर इस पर आगे चलकर इसको एक रियलिटी तस्वीर बनाने के लिए क्या कोशिश की जाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन के विषय के अंदर कई विधानमंडलों ने चर्चा करने का प्रयास किया है। कर्नाटक भी एक विधानसभा है। हर देश के ज्वलंत मुद्दों पर विधानमंडलों और संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद के अंदर भी प्राइवेट बिल के तहत वन नेशन वन इलेक्शन पे एक लंबी चर्चा हुई है, और चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। और चर्चा संवाद से ही जो अमृत निकलता है, जो परिणाम निकलता है, सर्वसम्मति से जो निकलता है, निश्चित रूप से उसका लाभ देश को मिलता है। इसलिए चर्चा का विषय है। निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल इस पर बैठकर चर्चा करें, संवाद करें, सबकी सहमति बनती है तो एक देश में एक अच्छा संदेश जाएगा, ऐसा सभी दलों का मानना है। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी से जोड़ते हैं। ये विषय अभी चर्चा में है, इसलिए जब कभी इस विषय पर अंतिम निर्णय होगा, सरकार कोई विधेयक लाएगी या चर्चा करेगी अधिकृत रूप से, तो निश्चित हम रूप से
सरकार और प्रतिपक्ष मिलकर बीएससी में अगर कुछ फैसलों पर निर्णय करेंगे तो हम चर्चा करा देंगे। हमारा काम तो है चर्चा कराना, जो बीएससी में तय हो जाए उस पर। Most of bills getting passed without proper debate. What is your say on it? And Speaker allowing this to happen. ये बात सही है कि हर पीठासीन अधिकारी ये चाहता है कि विधेयक पर एक लंबी चर्चा हो, संवाद हो, और इसके लिए हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर कोशिश करते हैं कि सभी दल उन विधेयकों पर सहमत हो। लेकिन दुर्भाग्य से कई बिलों पर बिना चर्चा हुए पारित हो रहे हैं, जिसको लेकर सदन भी चिंतित है, हम भी चिंतित हैं। हम जब पीठासीन अधिकारी के रूप में जब चेयर से होते हैं तो लोगों से आग्रह करते हैं, इसका सॉल्यूशन एक ही है, जो मैंने कहा कि चर्चा और संवाद का एक वातावरण बनना चाहिए और सभी दलों को कोशिश करना चाहिए कि जब विधेयक हो तो उसमें चर्चा में भाग ले, ताकि हम देर रात्रि तक चर्चा संवाद करा सकें। चेयर सबसे अलग होती है और कोई पार्टी के नहीं होती है। जब अब लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं कुछ सालों से विरोधी दल कि कल हमारे विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी जी को भी बोल रहे थे कि आप आरएसएस के चेला हो, ये हो, इस तरह के लैंग्वेज जो स्पीकर चेयर के खिलाफ या उनके सामने बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है सर? कोई भी पार्टी के नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी एक संसदीय परंपरा है, हमेशा जो चेयर पर बैठता है उसकी कोशिश रहती है कि न्यायपूर्ण हो, निर्वाध हो। एक दल से चुनने के आने के बाद भी इस आसन की एक मर्यादा है और हर पीठासीन अधिकारी इस मर्यादा का पालन करता है। मेरा व्यक्तिगत मत भी है, सार्वजनिक रूप से भी मत है कि बिना तर्क के, बिना सबूतों के कभी भी इस तरीके से चेयर पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसन की मर्यादा बनी रहे तभी हमारा संसदीय लोकतंत्र मजबूत रहेगा। अगर आपको आसन से किसी तरह की आपत्ति है तो आप कई सारे नियम हैं, उन नियमों के तहत मोशन ला सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आसन पर टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि आपको हमें पार्लियामेंट में ऊपर से देखते थे, अब सामने बैठ के देखिए, अब सौभाग्य हमारा। मेरा बात यह है कि जब नया सरकार आते हैं तब ओरिएंटेशन देते सदस्यों पार्लियामेंट या असेंबली में, फिर भी इतना सुझाव के बाद भी उनका सुधारण नहीं हुआ। ये कब तक कैसे चलेगा? ये सीनियर मोस्ट मेंबर्स है पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी, उनका इतना केयर नहीं है कि वो उन्हें संदेश क्या दे रहा है। तो टीवी में सामाजिक लोगों ने देख रहा है देश में, व्हाट्स मैसेज दे आर सेंडिंग एंड एवरी डे। ये एक नियमित प्रक्रिया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 2001 में एक सम्मेलन हुआ था, उसके पहले 97 में हुआ, 98 में, 2001 में हुआ। इस सम्मेलन में संसद तथा विधानसभा में अनुशासन शालीनता, इसमें देश के सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारी थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, सभी दलों के नेता थे और सबने सर्वसम्मति से कुछ संकल्प, कुछ प्रस्ताव पारित किए थे। और ये संकल्प और प्रस्ताव वही हैं जो आपकी भावनाएं हैं। और सभी दल के नेताओं ने एक बात कही थी कि सदन में शालीनता रहनी चाहिए, गरिमा रहनी चाहिए, अनुशासन रहनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के दल के नेता हो, चाहे प्रतिपक्ष के दल के नेता। मैं सोचता हूं कि इसके बाद
हमें 2001 के बाद फिर एक बार सम्मेलन बनाना पड़ेगा और जो संकल्प प्रस्ताव जो लिए थे उनको एग्जीक्यूट कराने का प्रयास करना पड़ेगा। We often see that the parliament and assembly proceedings are being disrupted. So what is the role of BAC then, sir? BSC, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, किसी भी सदन को चलाने के लिए एक कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता स्पीकर्स करते हैं, जिसमें सभी दल के नेता रहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहते हैं। और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो एक सप्ताह के अंदर जो बिजनेस सदन में आएगा उस पर चर्चा होती है और टाइम का एलोकेशन होता है। कौन सा विधेयक लाना है, कब विधेयक लाना है, किस विषय पर चर्चा करनी है, शॉर्ट डायरेक्शन करनी है, अलग अलग नियम कानून के तहत जैसे विधानमंडलों के अंदर अलग कानून है, इनके नियम है, उस पर कौन कौन से लाने, उस पर एक सहमति बन जाती है। उन विषयों पर सर्वसम्मति बनने के बाद उस बिजनेस एडवाइजर कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रखा जाता है। सदन उसको पारित करने के बाद उस बिजनेस को लिया जाता है। तो बिजनेस एडवाइजर कमेटी की एक महत्वपूर्ण रोल सदन चलाने में है। Can the BAC actually intervene and avoid these kind of clashes inside the parliament or the assembly? Because we see that in spite of the discussion at the BAC, then there is a surprise in the house and the house gets disrupted. अब कोशिश तो यही होती है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो चीज़ें हुई है उसके अलग चीज़ें सदन में डिस्कस ना हो, लेकिन सामान्य रूप से कभी कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती है जिन घटनाओं पर नियमों के तहत सदन में चाहे सत्ता हो, पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, आग्रह करता है कि हम नियम के तहत अलाउ करो, और स्पीकर का मानता है कि इस पर हाँ चर्चा होनी चाहिए, त्वरित घटना है, तो स्पीकर अलाउ करते हैं। एक रूपता कॉमन सिविल कोड जब लागू करते हैं, कॉमन सिविल कोड, अन्य आपके मुद्दे, ये सरकार फैसला करती है, और सरकार जब फैसला करती है और सदन में लाती है, हम चर्चा कराते हैं। सर, कर्नाटक विधानमंडल ने अभी एक नई शुरुआत की है। जो सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं उनको पुरस्कृत करने की एक परंपरा शुरू हुई है और BS येडियुरप्पा जी को कल सम्मानित भी किया गया। क्या लगता है कि इससे कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? क्या इससे निश्चित रूप से हमारे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमने एक प्रस्ताव पारित किया था कि सभी राज्यों के अंदर अलग अलग नाम से, कहीं सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, कहीं सर्वश्रेष्ठ शासक बोलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिनका सदन के अंदर बड़ा सक्रिय रोल रहा है, अनुशासन रहा है, और उस कमेटी के अंदर सभी दल के लोग होते हैं, संसद के अंदर भी, विधानसभाओं के अंदर भी, ऐसे पुरस्कार या सम्मानित करने से सदन के अंदर माननीय सदस्यों में प्रेरणा मिलती है कि मैं भी सदन के अंदर अच्छी चर्चा करूंगा, संवाद करूंगा, बातचीत करूंगा, मेरा कंडक्ट अच्छा होगा तो सदन मुझे सम्मानित करेगा। इससे नए सदस्यों में भी प्रेरणा मिलती है, और जिसकी शालीनता, अनुशासन, मर्यादा की बात कर रहा हूं, उस दिशा के अंदर भी माननीय प्रतिनिधि चलते हैं। थैंक यू। मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा इस विषय पर एक बार आपको सार्वगर्भित तरीके से बताएं। ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಂತೆ ನನ್ನ ಖೇದವನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆನ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಭೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸದನದಲ್ಲೂ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸದೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಒಳಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮುಂಚಿನ ದಿನ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ನಿಲುವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. 2002 ಜೂನ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಪೀಠಾಸೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿಯವರು ಅವರು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರು ಅವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪೀಠಾಸೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೀಠಾಸೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೋಕಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಸಮಾರೋಪ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಕೆವಾಡಿಯಾದ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪೀಠಾಸೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದರೊಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಓಂ ಬಿರ್ಲಾಜಿಯವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದವರೇ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆ ವಿಧಾನಸಭೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣಗಳಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಕೇವಲ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾಜಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಅಂಥದ್ದು ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರೋದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೊಸದು ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಅನೇಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಬಿರ್ಲಾಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಕೆವಾಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಹೊಸದ ಪರಂಪರೆ ಆಗಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ
ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಟಿಕ್ಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ನಾವು ಯಾವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದುಗಳದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರೇ ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾಜಿಯವರು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಿರ್ಲಾಜಿಯವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೇನು ಕ್ರಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. लेकिन सर सभी हाँ आप पहले नहीं, मैं कह रही थी सर, विपक्ष का दावा ये था कि सदन के अंदर क्यों, मतलब असेंबली हॉल में क्यों? आपको क्या लगता है स्पीकर, आपको लगता है कि ये गलत है? असेंबली हॉल में लोकसभा के स्पीकर का एड्रेस संबोधन गलत है? उनका कहना है लोकसभा स्पीकर का नहीं, कई राष्ट्रों के अध्यक्षों का भी देश में अलग अलग देश के अंदर भी कई बार हमारे उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्रियों ने भी उन राष्ट्रों के अंदर भी विधानसभाएं और लोकसभाओं को संबोधित किया है. देश में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इस पर चर्चा करना कोई तर्क नहीं है. जब से 1921 के बाद 1947 के बाद अभी तक बहुत सारे उदाहरण हैं और फिर अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह किस जगह कार्यक्रम आयोजित करे. वो उसका शेकताधिकार होता है. वह इस भवन में किसी तरह के निर्णय करने के लिए पीठासीन अधिकारी अधिकृत होते हैं. दल बदल कानून के मामले के अंदर एक कानून बना हुआ है जिसको संविधान में इनकॉर्पोरेट किया और उसके बाद से दल बदल कानून की कई याचिकाएं अलग अलग तरीके से पीठासीन अधिकारियों के समक्ष भी पेश की गई और पीठासीन अधिकारियों के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में गए. उस कानून पर तो आपको पूर्ण रूप से बताने की आवश्यकता नहीं, तो आपको बता सकता हूं मैं. लेकिन जब हम उत्तराखंड देहरादून में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था तब इस पर एक चर्चा हुई, संवाद हुआ कि पीठासीन अधिकारियों को दल बदल कानून के तहत असीमित अधिकार हैं. तो कई पीठासीन अधिकारियों ने विषय को उठाया कि हमारे असीमित अधिकारों को कम करना चाहिए ताकि पीठासीन अधिकारी न्यायपूर्ण कार्रवाई कर सके. और उसके बाद एक कमेटी बनी जिस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है, जिस रिपोर्ट पर जब शिमला का जो हमारा सम्मेलन होगा उस पर चर्चा करेंगे और उस रिपोर्ट को अगर एडॉप्ट करते हैं तो फिर हम सरकार से आग्रह करेंगे कि दल बदल कानून में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की ये अनुशंसा है
इसमें ये परिवर्तन करने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे और सरकार सहमत होगी हमारे उस रिपोर्ट पर तो वह संशोधन के लिए विधेयक लाएगी, फिर उस पर चर्चा होगी। फाइनल डिसीजन आप ही होते हैं, इसलिए जो भी ये एंटी डिफेक्शन लॉ का इश्यूज है उसका फाइनल सजेशन हो या डिसीजन हो आप ही को लेना पड़ता है। कई बार ऐसा लोगों का दावा है कि जो भी चुनावित होके आते हैं वो मतदाता को इन्होंने धोखा दे रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह का सजेशन करने वाले हैं सर? वो कमेटी अगर फॉर्म हो, वो कमेटी की रिपोर्ट जब एडॉप्ट हो जाएगी जब आपको बताएंगे हम। लेकिन पीठासीन अधिकारियों ने जो विषय उठाए और उस पर जो चर्चा हुई उसका यही था कि पीठासीन अधिकारियों का निर्णय करने का एक सीमित दायरा होना चाहिए। सीमित दायरा के उदाहरण पर इतने दिन में पीठासीन अधिकारी याचिकाओं पर निर्णय कर दे। कई जगह याचिकाओं पर लंबे समय तक पेंडिंग होना, इसका एक लंबा अनुभव रहा है। इसलिए पहली बार किसी संस्था के पीठासीन अधिकारियों ने अपने अधिकारों को सीमित करने के लिए भी चर्चा की है। ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। जी, शिमला कॉन्फ्रेंस का डेट, शिमला कॉन्फ्रेंस की प्रस्तावित डेट 26, 27, 28 है अक्टूबर। लेकिन फिर हम चर्चा करेंगे सभी पीठासीन अधिकारियों की सुविधा के अनुसार। अभी प्रस्तावित डेट ये रखी गई है। और कोई सवाल? ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದೆಯಾ? ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಲೋಕಸಭಾ ಶ್ರೀ ಉತ್ಪಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾಜಿಯವರು ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಲಘು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳದ ಅವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬೇಕಾದರೆ ತಾವು ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸೋದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. क्या चाहिए भी नहीं चाहिए भी नहीं ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ. ಇದು ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ. मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे